हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म प्रोग्रेशन एकेडमी पर, जहां मैं प्रतीक जैन आपके साथ चल रहा था साइंस के सफ़र पर। और साइंस के सफ़र में हमारी ये टॉपिक विज्ञान और तकनीकी में हालिया विकास, इसकी ये सेकंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास आपको पहले करवा दी गई थी यूट्यूब पर ही, अब ये सेकंड क्लास है जिसके अंतर्गत हम साइंस और टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर्स का अप्रैल मंथ का पार्ट पढ़ने वाले। मेनली इसमें अप्रैल का पार्ट होगा और कुछ 1 फरवरी मार्च में जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी इसी क्लास में कवर करेंगे। साथ में ये क्लास स्कूल व्याख्याता 2026 के साथ साथ एलडीसी, एसआई और वीडियो में भी इतनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी गई है, उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ऐसी कैसी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी पैनल पीडीएफ प्रिंट आउट लेकर के आप उसके साथ में इसमें पढ़ सकते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ उसमें ऐड करते हुए चल सकते हैं। इसकी जो फर्स्ट वाली क्लास है उसका भी लिंक और पीडीएफ दोनों टेलीग्राम पे, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि साइंस टेक्नोलॉजी की अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहला फैक्ट, वो है हमारे पास में आईएनएस अरिदमन। अब आईएनएस अरिदमन क्या है? आईएनएस अरिदमन एक समुद्र शक्ति का एक और हमारे पास में कदम बढ़ चुका है। ये है आईएनएस अरिदमन, वो हमारी नौसेना में शामिल हो चुका है। कब हुआ है? 3 अप्रैल 2026 को। हर चीज जो मैं बता रहा हूँ फैक्ट आपको ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। 4 फैक्ट होते हैं, 4 फैक्ट में आपके पास में कुछ भी चीज ऊपर नीचे करके पूछ ली जाती है। सीधे सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन अब काफी कम आते हैं, तो आपको पूरी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि आईएनएस अरिदमन क्या है। ये नौसेना में शामिल नया बेड़ा है जिसको 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया। कब किया कब किया गया? 3 अप्रैल को। और इस जब ये लॉन्च किया गया तब यहाँ पे किसकी उपस्थिति में किया गया? रक्षा मंत्री की उपस्थिति में। ये क्या है? ये भारत का तीसरा थर्ड नंबर का स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। क्या? तीसरा, थर्ड नंबर का है। ये कौन सा है? थर्ड नंबर का। पहला और दूसरा तो ये है, पहला है आईएनएस अरिहंत, दूसरा है आईएनएस अरिघात और तीसरा है आईएनएस अरिदमन। हम थर्ड वाले के बारे में बात कर रहे हैं कि आईएनएस अरिदमन क्या है। तीसरा स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी थर्ड नंबर की, जो कि आईएनएस अरिदमन। यही पूछा जाएगा, नाम आपको ध्यान होना चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये क्या क्या कर सकता है, इसके ऊपर क्या क्या लेस है भाई? इसके ऊपर 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब इससे लेस है, जो कि K4 और K15 लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए उपयोगी है। इसके अलावा इसमें लगभग 125 मीटर की लंबी है, 7000 टन वजनी है और समुद्र की गहराई में छिप करके सटीक संचालन क्षमता के लिए उपयोगी है। तो ये इसकी खास बात हो गई। पर मेन बात है, लॉन्च कब किया गया? 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में और रक्षा मंत्री की उपस्थिति में किया गया। इसका नाम है आईएनएस अरिदमन और ये थर्ड नंबर का है, जो कि स्वदेशी है पूरी तरह से और परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। परमाणु के द्वारा, परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, थर्ड नंबर का। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। फिर है 125 mm FSA PDS। ये क्या है? एक टैंक भेदी बम है। टैंक भेदी कैसे? कि जैसे कि जो टैंक चल रहे होते हैं सेना के अंदर, जो टैंक होते हैं उस टैंक में काफी मोटी स्टील होती है। अब उसके कोई नॉर्मल बम फेंके तो उसके अंदर कोई असर नहीं पड़ता। इसके लिए हमने एक ऐसा बम बनाया है जो टैंक में भी छेद करके उसमें भेज जाएगा। ये आप देख लीजिए, ये जैसे टैंक की दीवार है, ये बम इस पे जाएगा, तीर की तरह जाकर के उसमें छेद कर देगा। तो ये है हमारा 125 mm FSA PDS टैंक भेदी बम। निर्माण किसने किया है इसका? आयुध निर्माणी खमरिया, जो कि जबलपुर की कंपनी है, इसने इसका निर्माण किया गया है। ये जो टैंक भेदी बम हमने बनाया है, ये कुछ टाइम पहले भी हम बना रहे थे, पर वो मैंगो प्रोजेक्ट के तहत बना रहे थे जिसमें रूस से सहयोग लिया जा रहा था। मैंगो एक प्रोजेक्ट था जिसमें रूस से सहयोग लिया जा रहा है, लेकिन अब वर्तमान में ये 100% स्वदेशी बनाया गया है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। जो कि ये 125 mm FSA PDS टैंक भेदी बम। इसकी मारक क्षमता कितनी है? ये 530 mm मोटी जो शीट होती है, लोहे की स्टील की जो शीट होती है, उसमें भेज सकता है, उसको भी भेज सकता है। तो ये इसकी मारक क्षमता है कि 530 mm से अधिक मोटी की आर्म्ड प्लेट को भी भेजने में सक्षम है। इसका नाम है 125 mm FSA PDS टैंक भेदी बम। फिर दूसरी बात हम पढ़ेंगे इसमें, धनुष। धनुष नाम की क्या है? एक तोप है। एक तोप जो कि धनुष नाम की है, उसका हमने सफल प्रक्षेपण किया है। कहां पर किया है? इटारसी मध्य प्रदेश में। इटारसी मध्य प्रदेश में एक धनुष नाम की तोप का संचालन किया गया है, ट्रायल किया गया है, मतलब उसको चला करके देखा गया है। जैसे हमने एक देखी जयबान तोप जो कि जयगढ़ में रखी हुई है राजस्थान में, उसी तरीके की एक तोप बनाई गई है धनुष, जिसका संचालन किया गया। एक ही बार उसको चला करके देखा गया। कहां से? इटारसी मध्य प्रदेश से। ये तोप बनाई कहां पे गई है?
बनाई गई है गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर, बनाई तो गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में बनाई गई है, और ये भी हमारा कहाँ बनाया गया है, जबलपुर में। ये दोनों जबलपुर में बनाए गए, लेकिन इसकी टेस्टिंग कहाँ की गई है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी टेस्टिंग की गई है इटारसी मध्य प्रदेश में। अब इसकी क्या क्या कैपेसिटी है, इसकी रेंज है 40 से 42 किलोमीटर, 40 से 42 किलोमीटर दूर इसका तोप का गोला जाके गिरता है। एक इसकी खास बात हो रहा है कि 15 सेकंड के अंदर लगातार 3 बार फायर कर सकता है, कि 15 सेकंड के अंदर लगातार 3 राउंड फायर कर सकता है। इसके अलावा कुछ और टेक्निक है, जैसे जीपीएस टेक्निक है, आईएनएस टेक्निक है, साथ में 6x6 इसमें ट्रक माउंट लगा हुआ है। मतलब 6x6, जैसे हम देखते हैं 4x4 थार देखते हैं, उसी तरीके से इसमें 6x6 है, कि पहाड़ी रास्ते, दुर्गम रास्ते, रेगिस्तानी रास्ते, उसमें ये चलने के लिए, संचालन के लिए काफी आसान टेक्निक होती है। और इसमें इसका मेन आपको नाम ध्यान रखना है, ये जो एडवांस तोप है, इस तोप का नाम है धनुष। ठीक है, धनुष तोप। इसका संचालन कहां पे किया गया, इटारसी मध्य प्रदेश में इसका ट्रायल किया गया। इस तरीके की एडवांस लेवल की तोप है। चित्र के साथ में आप पढ़ोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम एक बात करेंगे, मिशन मित्रा। मिशन मित्रा, अब ये क्या है, मिशन मित्रा, हिंदी में भी हम इसका नाम ध्यान रख सकते हैं, मिशन मित्रा। मित्रा MITRA, पूरा नाम इसको देखेंगे, MITRA की फुल फॉर्म होगी मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रीट्स एंड रेस्पॉन्स असेसमेंट। मतलब कि ये एक गगनयान मिशन है, वो चल रहा है, उसके अंतर्गत एक मिशन मित्रा लॉन्च किया गया है। वो क्या किया गया है इसके अंतर्गत, यहाँ पे लेह लद्दाख के अंदर 2 से 9 अप्रैल तक एक आयोजित किया गया है मिशन मित्रा। 2 से 9 अप्रैल तक लेह लद्दाख में आयोजित किया गया है। और ये क्या है, जैसे हमें पता है कि लेह लद्दाख काफी ऊंची जगह है, समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। ये मान लो भारत का लगभग सबसे ऊंचा हिस्सा ही लेह लद्दाख। तो इस हिस्से में जाकर के कुछ गगन यात्रियों को वहां पर लेके गए, और उनके शरीर के कोई कई जानकारियां इकट्ठी की गई, जैसे कि उनकी शारीरिक क्षमता, मनोवैज्ञानिक क्षमता, और उनके शरीर की गतिशीलता, इन चीजों के बारे में अध्ययन किया गया, ताकि उनको जब गगनयान, जब मिशन में भेजा जाए, तो उनमें क्या परिवर्तन आते हैं इस चीज का अनुमान लगाया जा सके। तो उनके जो होने वाले बदलावों के बारे में उनको उस हिसाब से ढालने के लिए यहाँ पे आपको 2 से 9 अप्रैल तक इनको यहाँ पे लाया गया, और यहाँ पे लेह लद्दाख में इतनी ऊंचाई पे ले जाकर के, लेह लद्दाख जैसे जितनी ऊंचाई जगह पे ले जाकर के इनको वहां पर रखा गया। 2 से 9 अप्रैल 2026, डेट ध्यान रखना है, जगह ध्यान रखना है कि लेह लद्दाख, क्योंकि ये काफी ऊंची जगह है और इनको ऊंची जगह पर लेकर के जाना था, क्योंकि ये है गगनयान मिशन के यात्री, मतलब गगनयान मिशन के द्वारा इनको भेजा जाना है। उसके तहत ही ये मिशन मित्रा लॉन्च किया गया, ताकि इनके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और गतिशीलता का संचालन का अध्ययन किया जा सके। फिर ये प्रबंधन किसने किया गया, इसरो और IAF, इसरो और इंडियन एयरफोर्स की जो वो है एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान, उसने इसके बारे में अध्ययन किया। फिर इसमें क्या है, 4 गगन यात्रियों के आपको नाम ध्यान रखने, कि 4 गगन यात्री यहाँ पे लेकर के आए गए थे। कौन कौन से थे, एक था शुभांशु शुक्ला, दूसरा था अजीत कृष्णन, तीसरा है प्रशांत बालकृष्णन, और चौथे हैं अंगद प्रताप। ये चारों गगन यात्रियों के नाम आपको ध्यान रखने, जो कि मिशन मित्रा के तहत लाए गए थे। शुभांशु शुक्ला, अजीत कृष्णन, प्रशांत बालकृष्णन और अंगद प्रताप, ये चारों हैं मिशन मित्रा के अंतर्गत, जो लेह लद्दाख में 2 से 9 अप्रैल तक लाए गए। ठीक है, ये हो गया मिशन मित्रा। फिर हम देखेंगे IADT-02, यानी कि क्या है, IADT मतलब इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉपेबल। इंटीग्रेटेड, आई मतलब इंटीग्रेटेड, ए मतलब एयर, डी मतलब ड्रॉपेबल, एयर ड्रॉप टेस्ट, और 02 मतलब सेकंड नंबर का। ये नाम से ही हमें इसका काम समझ में आ रहा है। IADT इंटीग्रेटेड मतलब एक से ज्यादा चीज उसमें शामिल है, एयर ड्रॉप हवा से गिराए जाने वाला, टेस्ट टेस्ट, और 02 मतलब सेकंड नंबर कर। यानी कि इसमें क्या किया गया, आसमान से समुद्र में कोई चीज गिराई गई इस टेस्ट के अंतर्गत। हम आजकल देख रहे हैं, पिछली करंट में भी हमने देखा कि आसमान से कई चीजें हमें समुद्र में पहुंचाने के लिए, त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए, जैसे कि कोई जहाज है, जहाज को कोई अर्जेंटली कोई आवश्यकता है, आपातकाल में कोई उसको बम चाहिए, या फिर कोई संसाधन चाहिए उसको, या फूड चाहिए, या पेट्रोल चाहिए, इस तरीके से फ्यूल वगैरह कुछ चाहिए, तो उनको अर्जेंटली पहुंचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एरोप्लेन के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा ऐसी मतलब टेक्निक विकसित कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको अर्जेंटली जहां पे जरूरत है वहां पे पहुंचाई जा सके, क्योंकि ये फटाफट पहुंच सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे में कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं, जबकि जहाज के द्वारा या सड़क के द्वारा, सड़क मार्ग के जहाज के मार्ग से पहुंचने में काफी घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए ये विकसित कर रहे हैं। अब ये इसका सेकंड नंबर का टेस्ट था। इस टेस्ट में क्या किया गया, इस टेस्ट में चिनूक नाम के हेलीकॉप्टर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई से समुद्र में
5.7 टन का क्रू मॉडल नीचे गिराया गया। कैसे? एक तो हेलीकॉप्टर का नाम ध्यान रखना कि ये हेलीकॉप्टर था, इस हेलीकॉप्टर का नाम है चिनूक। ये चिनूक हेलीकॉप्टर को यहां लेकर गया समुद्र तल की ऊंचाई से 3 किलोमीटर ऊंचा। 3 किलोमीटर ऊंचाई से इसमें 5.7 टन वजनी 5.7 टन का क्रू मॉड्यूल नीचे गिराया गया, जो कि पैराशूट के माध्यम से नीचे आकर के पहुंचेगा। अब इसमें 10 पैराशूट लगे हुए थे, टोटल 10 पैराशूट थे, जो कि 4 टाइप के काम कर रहे थे, मतलब इसकी गति को नियंत्रित करने के लिए 10 पैराशूट थे। इन पैराशूट के माध्यम से ये धीरे धीरे आकर के पानी की सतह पर उतरेगा। और ये कहां पर उतारा गया? ये उतारा गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा, श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पास में इसको ड्रॉप किया गया। तो ये था IADT-02, आसमान से समुद्र पर। आसमान से समुद्र पर इस तरीके का ये दूसरे नंबर का प्रक्षेपण किया गया है। और ये इसके सहयोग किस किसका है? भारतीय नौसेना और DRDO। तो सहयोग तो आपको वैसे भी ध्यान हो जाएगा कि भारतीय नौसेना और DRDO इस तरीके के प्रयोग करता है, और भारतीय नौसेना तो इसमें शामिल होगी। दूसरी बात, 3 किलोमीटर की ऊंचाई से इसको गिराया गया है। और ये हेलीकॉप्टर का नाम है चिनूक, और कहाँ गिराया गया? यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। तो हर एक फैक्ट इसमें आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। 4 फैक्ट आपको दिए जाएंगे, उसमें से एक फैक्ट कुछ एक गलत कर दिया जाएगा। यहाँ चिनूक नाम की जगह कुछ और नाम दे दिया जाएगा, या सतीश धवन की जगह कुछ और नाम यहाँ पे दे दिया जाएगा। इस तरीके से पूछा जाएगा, तो आपको हर एक फैक्ट ध्यान रखने हैं। चलेंगे नेक्स्ट। अब ये है NASM-SR, यानी कि नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ये है नेवल एंटी शिप मिसाइल, और SR का मतलब है शॉर्ट रेंज। ये होती क्या है? असल में एंटी शिप मिसाइल है, यानी कि कोई शिप आ रही है उसको एंटी शिप, यानी कि उसको पहले ही फोड़ देने के लिए ये बनाई गई है। लेकिन ये क्या है? SR का मतलब है शॉर्ट रेंज, यानी कि कम दूरी की। तो ये तो पहले से थी, लेकिन इससे अभी नया क्या किया गया है? इससे किया गया सेल्वो लॉन्च। सेल्वो लॉन्च, ये सेल्वो लॉन्च क्या होता है? सेल्वो लॉन्च होता है कि लगातार त्वरित अंतराल में लगातार एक साथ 2 या 2 से ज्यादा मिसाइलें एकदम दाग दी जाए। तो उससे क्या होगा? एक सेल्वो लॉन्च होगा, सामने वाले से कोई शिप आ रही है या कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, हम उसको उड़ाने के लिए अगर एक मिसाइल लॉन्च करते हैं, तो सामने वाला भी एक मिसाइल लॉन्च कर देगा, और वो दोनों आपस में टकरा करके फूट जाएगी। इससे हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन अगर हम 2 मिसाइल एक साथ लॉन्च कर रहे हैं, तो पहली वाली तो जाकर के उनकी भी इधर से मिसाइल लॉन्च की गई, उधर से मिसाइल लॉन्च की गई, 2 एक साथ जा रही है इधर, उधर से आने वाली पहली तो इस पहली को तोड़ देगी, लेकिन जो दूसरी आ रही है, ये दूसरी जाकर के सटीक निशाना लगा करके और लक्ष्य को भेद पाएगी। तो इस तरीके की नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, और वो क्या है? सेल्वो लॉन्च। तो ये सेल्वो लॉन्च किससे किया गया है? NASM-SR, नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। इससे क्या किया गया है? सेल्वो लॉन्च। अब आपको ये पता करना है कि कहां कहां पर किया गया है। ये किया गया है स्थान है इसका ओडिशा तट, बंगाल की खाड़ी में। फिर इसमें प्रणोदन कौन सी टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हैं? सॉलिड प्रोपल्शन बूस्टर और लॉन्ग बर्न सस्टेनर, ये इसमें प्रणोदन इस्तेमाल किया गया। फिर इसमें नेविगेशन क्या है? नेविगेशन है फाइबर ऑप्टिकल जायरोस्कोप। ये इसमें नेविगेशन का इस्तेमाल किया गया, फाइबर ऑप्टिकल जायरोस्कोप। और इसको विकास करता है RCI हैदराबाद, जो कि DRDO की और भारतीय नौसेना, ये इसके विकास करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, इसका जो सेल्वो लॉन्च है वो कहां पे किया गया? ओडिशा तट, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। फिर है धनुष तोप के बारे में आपने पढ़ लिया। अब एक है ये उन्नत बख्तरबंद वाहन। ये एक उन्नत टेक्नोलॉजी के बख्तरबंद वाहन है, जिसका अनावरण किया गया है, जो कहां पे किया है? डॉक्टर समीर वी कामत के द्वारा किया गया है। और इसका निर्माण किसने किया है? जो उन्नत बख्तरबंद वाहन है, इसका निर्माण किया है टाटा एडवांस सिस्टम्स और भारत फोर्ज, ये कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर के इसका निर्माण किया गया है। अब ये क्या है? इसकी विशेषता है कि ये स्वदेशी 30 mm क्रूलेस टरेट है, और एंटी टैंक मिसाइल इसमें कॉन्फ़िगरेशन शामिल है। क्या है? एक तो इसमें स्वदेशी 30 mm की क्रूलेस टरेट, और दूसरा क्या है? एंटी टैंक मिसाइल कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों इसमें शामिल है। बाकी एक न्यूज है, एक न्यूज की तरह इसको ध्यान रखना है कि उन्नत बख्तरबंद वाहन है, इसका अनावरण किया है, अनावरण ध्यान रखना है आपको, अनावरण डॉक्टर समीर वी कामत के द्वारा। और इसको बनाया किसने? टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फोर्ज। चलेंगे नेक्स्ट। अब आपको कुछ और न्यूज है, जैसे ही न्यूज थी ऐसे ही कुछ और न्यूज ध्यान रखनी है, आपको समाचार की तरह से पढ़ना है। जैसे कि एक है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, यानी कि आपातकाल में कभी युद्ध छिड़ जाए, तो मान लो आपकी हवाई पट्टी पे अटैक हो जाए, वो उड़ा दी जाए, तो आपको इमरजेंसी में कहीं और लैंडिंग करनी है, तो इस तरीके का एक रोड मार्ग है, उस पर यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की परीक्षण किया गया। वो कहाँ पर किया गया? सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर। ये पूर्वांचल वही है जो कि कालीन भैया वाला पूर्वांचल, पता होगा कई लोगों को। उस पूर्वांचल एक्सप्रेस पर
3.2 किलोमीटर का स्ट्रेच पर इसका सफल संचालन किया गया, वो थी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, यानी कि आपातकाल में लैंडिंग करने के लिए ये फैसिलिटी थी, इसका सफल संचालन किया गया कहाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस में। फिर एक लार्ज केविटेशन टनल, ये कहाँ पर बनाई गई है, लार्ज केविटेशन टनल बनाई गई है डीआरडीओ की शाखा एनएसटीएल में, जो कि कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में। अब इसका जो शिलान्यास किया गया वो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, और ये है क्या, लार्ज केविटेशन टनल, ये है जहाजों और पनडुब्बियों के उन्नत हाइड्रोडायनेमिक्स अनुसंधान हेतु ये बनाया गया है। मतलब जहाजों और पनडुब्बियां है उनके ऊपर जो शोध करना है, उन पे अनुसंधान करनी है, खोज करनी है, नए नए प्रयोग करने, तो उन प्रयोगों को करने के लिए एक जगह जो बनाई गई है वो है लार्ज केविटेशन टनल। इसका उद्घाटन किसने किया, राजनाथ सिंह ने, और ये कहां पर है, डीआरडीओ की शाखा एनएसटीएल में। ठीक है, इसी तरीके से एक जो तेजस विमान है उसके जो इंजन होते हैं, तेजस विमान के इंजन, जैसे कि इंजन का नाम है F404 या IN-20, इन इंजनों की मरम्मत हेतु, उनमें सुधार हेतु, उनकी रिपेयरिंग हेतु एक डिपो बनाया गया है, वो है तेजस एमआरओ डिपो। ये डिपो जो बनाया गया है, इस डिपो को बनाने में दो लोगों ने साझेदारी की है, एक तो है इंडियन एयरफोर्स और दूसरा है जीई एरोस्पेस। तो ये जो जीई एरोस्पेस है ये है एक अमेरिका की कंपनी, नाम इस कंपनी का नाम ध्यान रखना है कि एक समझौता किस किस के बीच में हुआ है, अमेरिका की कंपनी जीई एरोस्पेस और हमारे भारत की इंडियन एयरफोर्स, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है। उस समझौते के मद्देनजर यहाँ पे तेजस डिपो की स्थापना की गई है, जहां पे क्या होगा, तेजस जो डिपो, ये जो डिपो एमआरओ डिपो बना है, इसमें तेजस विमान के जो इंजन है, ये इंजन F404 IN-20, इन इंजनों की मरम्मत की जाएगी। अब इसकी एक खास बात और है कि ये पूर्णतः वायुसेना के संचालन में शामिल है, इसका जो पूरा स्वामित्व है वो वायुसेना का है। ये जो बनाया गया ये डिपो, इसमें अमेरिका की कंपनी यहाँ पे सहयोग तो कर रही है, लेकिन इसका जो स्वामित्व है वो पूरी तरह से वायुसेना का होगा। फिर इसी तरीके से एक है कि 6 अप्रैल को मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में, 6 अप्रैल को मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में एक समारोह आयोजित किया गया। वो समारोह किस आधार पे था, वो समारोह था एक योजना है हमारे 14 FPV योजना, 14 FPV योजना। ये इस योजना के तहत आपको 14 ये FPV बनाए जाने, उसमें से FPV-4 और FPV-7 जो गश्ती जहाज है, इन जहाजों के आपको काम स्टार्ट करने के लिए, कुछ काम इसमें हो चुका है, कुछ स्टार्ट किया जाना है, इसके चक्कर में यहाँ पे एक समारोह आयोजित किया गया, और वो था यहाँ पे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में। ठीक है, यहाँ पे एक समारोह आयोजित कब हुआ, 6 अप्रैल में, ताकि इसके काम में और तेजी आएगी। टोटल यहाँ पे FPV कितने बनाए जाने, 14। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब यहां देखिए T-72 और T-90 टैंक पर ट्रोल, T-72 टैंक है और T-92 टैंक है, इनके ऊपर ट्रोल लगाए जाने, TRAWL, ट्रोल लगाए जाने। मतलब जैसे ये टैंक है, टैंक के छत पे एक अलग से एक उपकरण और लगाया जाना है। इसको लगाए जाने के लिए डीआरडीओ ने 2 कंपनियों के साथ समझौता किया है, एक तो है BEML और भारत, और एक है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स। इन दोनों कंपनियों से डीआरडीओ ने समझौता किया है। ठीक है, इन दोनों कंपनियों के नाम आप नाम भी ध्यान रख सकते हैं, एक तो है BEML और एक है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स। इन दोनों कंपनियों के साथ में इसने समझौता किया है, किसने, डीआरडीओ ने। और समझौता कितने में हुआ है, समझौता हुआ है टोटल कि 975 करोड़ में आपको ये बना करके देना है, इन दोनों कंपनियों को ये बना करके देना है डीआरडीओ को, 975 करोड़ में। वो जो ट्रोल बनाया जाएगा वो ट्रोल टैंक 72 और टैंक 90 के ऊपर लगेगा, और ये काम क्या करेगा, ये एक उच्च क्षमता वाली बारूदी सुरंग को भी भेदने के लिए उपयोगी होता है। मतलब जब टैंक चल रहे हैं, टैंक के आगे एक कोई बारूदी सुरंग है जिसमें बारूद भरा हुआ है, उस सुरंग को भेदने के लिए ये काम आता है ट्रोल। ठीक है, जो इन टैंकों के ऊपर लगाया जाएगा। आगे टैंक बढ़ रहे हैं तो टैंक पहले से ही इसके आगे जो सुरंग आ रही है उसमें अगर दुश्मन देश ने बारूद भर रखा है तो उस सुरंग को भेदने के लिए ये ट्रोल उपयोगी होगा। और ये बना के कौन देगा, ये दोनों कंपनियां। ठीक है, इन दोनों कंपनियों साझेदारी की डीआरडीओ ने, और पैसे आपको ध्यान रखना कितने, 975 करोड़ में। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। बाकी ये सब हमने NSA और SR मिसाइल, फास्ट पेट्रोल वेसल्स ये हमने देख लिया, और उन्नत बख्तरबंद वाहन, ये फास्ट पेट्रोल वेसल्स ये रहे FPV-14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स बनाए जाने, जिसमें से ये जो 2 FPV-4 और FPV-7 है, इनके कार्य को लेकर के यहाँ पर एक समारोह आयोजित किया गया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में। ये तो न्यूज की तरह आपको ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, जो पहले का मिशन है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, कब शुरुआत किया गया था, अक्टूबर 2024 में।
इस मिशन के तहत, ये जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, इस मिशन के तहत हमें टोटल 8 साल में 2000 किलोमीटर का जो ये नेटवर्क बिछाना है। 8 साल के अंदर टोटल 2000 किलोमीटर का नेटवर्क बिछाना है। लेकिन हम इसको आज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वर्तमान में इसका डाटा है, वो डाटा क्या है कि 3 साल के अंदर ही हमने 1000 किलोमीटर का नेटवर्क बिछा करके ये लक्ष्य अचीव कर लिया है, कि हमने 3 साल के अंदर ही 1000 बिछा लिया। जो हमें 8 साल में 2000 बिछाना है, तो हमने पहले ही 3 साल में ही 1000 बिछा चुके हैं। तो हम लक्ष्य से काफी आगे चल रहे हैं। और ये क्या है? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमारे कई काम हो रहे हैं, जैसे एआई टेक्नोलॉजी पे काम हो रहे हैं, वैसे क्वांटम में भी हमें कई, इस क्षेत्र में भी कई काम किए जाने। अब ये बिछाया किसने? ये बिछाया जो कंपनी है, इस कंपनी का, स्टार्टअप कंपनी का नाम है क्यू न्यू। क्यू न्यू कंपनी है। उसने ये उपलब्धि, ये जो स्टार्टअप कंपनी है, इसने ये उपलब्धि हासिल करने में काफी सहायता की, यही कंपनी है। मेन बात इसमें यही है कि ये कंपनी, इस कंपनी का नाम, और इसने कितना टारगेट अचीव कर लिया कि 3 साल में 1000 किलोमीटर का सबसे, दुनिया का सबसे लंबा नेटवर्क यहाँ पे बिछा चुके क्वांटम मिशन के तहत। अब देखेंगे सरल एआई। सरल एआई, ये सरल एआई है क्या? ये सरल एआई है, ये क्या है? जटिल प्रौद्योगिकी और अनुसंधान कार्य को सरल भाषा में कन्वर्ट करने के लिए वो काम आता है सरल एआई। जटिल प्रौद्योगिकी और अनुसंधान कार्य को सरल भाषा में बदलने के लिए। अब ये बना कौन रहा है? बना रहा है अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। ये कंपनी का नाम है कि अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, ये इसका निर्माता है। और इसने काम किया है इसका जटिल प्रौद्योगिकी और अनुसंधान कार्य को सरल भाषा में बदलने के लिए। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि ये टोटल 18 भारतीय भाषाओं को, मीडिया सामग्री को 18 भाषाओं में बदल देगी। जो भी मीडिया सामग्री, छोटे वीडियो है, उनको टोटल भारत की 18 भाषाओं में ये बदल सकती है। ठीक है। अब इसका नाम क्या ध्यान रखना आपको? सरल एआई। सरल एआई है, और काम भी क्या है? टेक्नोलॉजी को जो ये सरल भाषा में कन्वर्ट करना। फिर है टीपीईसी। टीपीईसी क्या है? एक समिति। टीपीईसी ये एक समिति है। समिति का पूरा नाम क्या है? प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति। ये समिति बनाई गई है, टीपीईसी, प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति। जैसे कि आजकल एआई टेक्नोलॉजी काफी बढ़ती जा रही है, तो एआई के आधारित काफी फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। कई ऐसे, कोई जुर्म, क्राइम कई तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो उन पे एक क्रियान्वयन करने के लिए, नियमन करने के लिए एक नीति, एक जो समिति बनाई गई है, वो है प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति। ये गठन कौन कर रहा है इसका? कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिकी द्वारा भारत की एआई शासन संरचना को सलाहकार सहायता प्रदान करने के लिए, जो भारत की जो एआई संरचना है, एआई शासन संरचना है, उस पर एक सलाहकार, केवल सलाह दे पाएगी, वो कौन दे पाएगी? ये समिति, टीपीसी समिति द्वारा उसको सलाह दिया जाएगा। और ये सहायता प्रदान करने के लिए समिति बनाई गई। और इस समिति का अध्यक्ष कौन है? समिति का अध्यक्ष है कि जो ये इसका गठन कर रही है, इसी का ही यहाँ पे सचिव, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी का सचिव है एस कृष्णन। यही इसके क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है। तो टीपीसी समिति। फिर हम देखेंगे एक चीज है कि राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, जो केरल का है, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जो तिरुवनंतपुरम केरल का है, उसके अंतर्गत पुनर्योजी कोशिकाओं और सेंसरों के लिए केंद्रीय सुविधा का उद्घाटन किया गया है। क्या? पुनर्योजी कोशिकाओं और सेंसरों के लिए केंद्रीय सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ये कहां पे किया गया है? राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र केरल वाले में। एक तो यहाँ पे ये उद्घाटन किया गया है पुनर्योजी कोशिकाएं और सेंसरों के लिए केंद्रीय सुविधा। दूसरी यहाँ पे एक घोषणा भी की गई है। घोषणा किसकी की गई है? कि सीएआरटी सेल थेरेपी और बायोलॉजिकल के लिए जीएमपी सुविधा, इसकी यहाँ पे घोषणा की गई है कि ये आगे आने वाले टाइम में ये बनाई जाएगी, और ये बना दी गई है, जिसका उद्घाटन किया गया है। पुनर्योजी कोशिकाओं के लिए, सेंसर के लिए केंद्रीय सुविधा। ठीक है। ये बनाई कहाँ पे गई है? राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे संगम। संगम क्या है? संगम क्या है? एक आईबीएम कंपनी है। कंपनी जैसे सैमसंग कंपनी है, जैसे एप्पल कंपनी है, वैसे एक आईबीएम कंपनी है जो वॉशिंग मशीन वगैरह का टेक्नोलॉजी बनाती है। अब यहाँ पे आईबीएम कंपनी, जो अमेरिका की कंपनी है, उसने भारत में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर खोला है। अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर खोला है, जो कि कहाँ पे खोला है? इंडिया सिस्टम डेवलपमेंट लैब बेंगलुरु में। कहाँ पे? इंडिया सिस्टम्स डेवलपमेंट लैब बेंगलुरु, उसके अंदर खोला गया है, जिसका नाम क्या है? संगम। उसका नाम रखा है संगम। यानी कि आईबीएम ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लैब खोली है, उस लैब का नाम रखा है संगम। ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? उद्यम स्तर पर एआई और क्लाउड का समाधान करने की प्रक्रिया को तेज करना, वही अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित करना, ये इसका काम है। मेन जगह, किस जगह क्या है? ये इंडिया सिस्टम्स डेवलपमेंट लैब बेंगलुरु में इसका
उद्घाटन किया गया, मतलब इसको खोला गया है, और ये इसका नाम क्या रखा, आईबीएम कंपनी ने इसका नाम रखा है संगम। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे सिलिकॉन फोटोनिक्स, ये सिलिकॉन फोटोनिक्स एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो किसके काम आती है, ये सिलिकॉन फोटोनिक्स है जो कि डेटा ट्रांसफर के काम आती है। डेटा ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी है, डेटा ट्रांसफर। जैसे आप कोई भी फाइल भेजते हैं तो आप देखते हैं कि पहले हम ब्लूटूथ से भेजते थे तो ब्लूटूथ में काफी टाइम लगता था, 1-1 MB 2-2 MB में भी काफी टाइम लग जाता था। फिर हम ब्लूटूथ के बाद में कोई दूसरा हॉटस्पॉट वाईफाई के द्वारा किसी के द्वारा भेजने लगे, पेन ड्राइव के माध्यम से भेजने लगे। टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, अपलोड करना डाउनलोड करने की स्पीड, अब 5G आ गया, 6G आ रहा है। वैसे एक और नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो है सिलिकॉन फोटोनिक्स। ये टेक्नोलॉजी किस पर आधारित है, ये बोलती है कि जो हम अब तक जो काम कर रहे हैं वो तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम कर रहे हैं, मतलब कि विद्युत के द्वारा संचालित होने वाले टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के द्वारा इलेक्ट्रॉन के माध्यम से डेटा का ट्रांसफर किया जाता है जो विद्युत की खपत करता है। इससे क्या है, ऊर्जा का तो काफी लॉस होता है, लेकिन ये धीमा होता है। ये क्या होता है, काफी धीमा, मतलब हमारे तुलना में तो काफी तेज है, लेकिन इनकी तुलना में काफी धीमा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से अगर कोई चीज आप ट्रांसफर कर रहे हो जो तो काफी धीमा है, उसमें आपको वायर की इनकी जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर हम उसी ट्रांसफर को प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश का जैसे प्रकाश का ट्रांसफर कैसे होता है, फोटोन्स, तो फोटोन्स के माध्यम से अगर हम उसको ट्रांसफर किया जाए तो ये प्रक्रिया काफी तेज हो सकेगी और यहाँ पे ऊर्जा की खपत भी काफी कम होगी। तो ये कह रहे हैं सिलिकॉन फोटोनिक्स, ये इसी पर आधारित है, फोटोनिक्स यानी कि फोटोन्स पर, कि ये कह रहे हैं कि ऊर्जा का ट्रांसफर फोटोन के द्वारा किया जाए, जो डेटा का ट्रांसफर फोटोन के द्वारा किया जाए, जो कि अत्याधुनिक, तेज और कुशल डेटा ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी है। ये काफी तेज है, कुशल है और अत्याधुनिक है। ये वाली टेक्नोलॉजी काफी तेज, इसकी तुलना में काफी तेज है। इससे अगर हम 10 GB, अगर मान लो 10 GB इसमें 1 मिनट में 2 मिनट में अगर 10 GB ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इससे 10 GB आप 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे। इतनी तेज टेक्नोलॉजी जो कि फोटोन्स के माध्यम से। ठीक है, इसको लॉन्च कब किया गया, 24 अप्रैल को, और लॉन्च कहाँ किया गया, चेन्नई में। इसका विकास क्या कौन कर रहा है, ये COE जो IIT मद्रास के द्वारा बनाई गई है, ये कंपनी इसका विकास कर रही है। अब इसमें दो मुख्य समाधान जो खोज लिए गए वो क्या है, एक तो फोटोनिक्स चिप का निर्माण, फोटोनिक्स चिप निर्माण के लिए सिलिकॉन फोटोनिक्स प्रोसेस डिजाइन किट। दूसरी चीज है इसमें यूनिवर्सल पैकेज्ड PPIC टेस्ट इंजन। ये दोनों इस चीजें इसमें मुख्य समाधान खोज लिए गए जो इसमें बना लिए गए हैं। मेन चीज है इसमें सिलिकॉन फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी, जो कि कहां पर स्टार्ट की गई है, 24 अप्रैल 2026 को चेन्नई में। और ये बोलती है कि फोटोन के द्वारा आपको डेटा का ट्रांसफर करने के लिए ये नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। आगे आने वाले टाइम में हमारे पास भी आएगी, लेकिन अभी ये स्टार्ट की गई है नई नई, कि फोटोन्स के द्वारा डेटा ट्रांसफर। चलेंगे नेक्स्ट, वो है सिलिकॉन फोटोनिक्स। अब है प्रोजेक्ट कुशा। अब ये प्रोजेक्ट कुशा क्या है, प्रोजेक्ट कुशा क्या है, ये अपने DRDO का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम, एक हमारे पास में स्वदेशी, एक हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम पहले भी था, वो था S-400। अभी हमने जब युद्ध हुआ तब देखा कि S-400 तो इसमें कई मिसाइल एक साथ लॉन्च की जाती है और बाहर से आने वाली मिसाइलों को हवा में ही मार करके खत्म कर देती है। यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम, हवा में कुछ भी चीज अगर उड़ती हुई आ रही है, विदेशी या दूसरे देशों से कोई भी चीज अगर उड़ती हुई आ रही है, तो हवा में उड़ती हुई चीजों को वो हवा में ही मार करके खत्म कर देगी। वो टेक्नोलॉजी हमारे पास अब तक थी S-400, जो कि बाहर से आयात की गई थी। लेकिन अब हमारा स्वदेशी बनाने का जो तरीका है, स्वदेशी वाली दिशा में जो अग्रसर हो रहे हैं, उसी दिशा में एक और नई टेक्नोलॉजी हमारे पास में आई है, प्रोजेक्ट कुशा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे, स्वदेशी लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट करेंगे, थोड़ी ज्यादा लंबी दूरी का, कि जैसे उसकी लिमिट अगर 50 से 100 किलोमीटर थी, तो इसमें 150, 200, 250, 300 किलोमीटर की हम ज्यादा और लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट करेंगे, जिसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। यानी कि रेंज इसकी और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। इसमें 3 तरीके की मिसाइलें बनाई जानी है। एक तो है मिसाइल M1, एक है मिसाइल M2 और एक है मिसाइल M3। अब ये क्या क्या करेगी, मिसाइल M1 की रेंज जो है, वो रेंज है आपकी, मिसाइल M1 की रेंज है 150 किलोमीटर, मिसाइल M2 की रेंज है 250 किलोमीटर, और मिसाइल M3 की रेंज है 350 से 400 400 किलोमीटर। अब ये काम क्या करती है, वही इसका काम वही है जैसे कि फाइटर जेट्स उड़ते हुए आ रहे हैं, या प्रिसीजन हथियार उड़ते हुए आ रहे हैं, उनको हवा में मार करके गिराना, या फिर कोई भी आपके पास में बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, उन सबको नष्ट करने में सक्षम होगी ये मिसाइल है M1, M2 और M3। और ये काम कैसे करेगी, जैसे S-400 हमारे पास में अभी है मौजूद, पर ये क्या है, ये बाहर से आयात की गई है, ये हमारी स्वदेशी हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो प्रोजेक्ट कुशा है,
ये एक मिशन है हमारा सुदर्शन चक्र, उसका ही एक हिस्सा है। मिशन सुदर्शन चक्र था जो पहले मिशन चल रहा है, वो मिशन सुदर्शन चक्र क्या है कि 2035 तक पूरे देश में एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करना। कि अभी तक जैसे हमारे पास में पाकिस्तान से कोई मिसाइल आ रही है तो उसको रोकने के लिए हमने S400 हमने लगा रखा है, लेकिन अब हमारा टारगेट क्या है कि ऐसे मिसाइल किसी भी दिशा से आ सकती है, भाई उधर से नहीं आकर के इस दिशा से आ गए तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए हमारा टारगेट है कि 2035 तक पूरे देश में मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करना। तो उसी के क्रम में ये हमारा प्रोजेक्ट कुशा एक नई चीज है जो कि हमने 3 तरीके की मिसाइल बनाई है, M1, M2 और M3। कि M1 तो क्या है, M1 तो है आपकी 150 किलोमीटर की रेंज तक आने वाली, मतलब 150 किलोमीटर दूर कोई चीज है तो उसको गिरा के मार के गिरा देगी। M2 क्या है, 250 किलोमीटर दूरी पर ही कोई चीज मार के गिरा देगी। और M3 क्या है, 350 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की दूरी तक ही कोई बैलिस्टिक मिसाइल अगर उड़ती हुई आ रही तो इतनी दूरी पर ही उसको वहीं पे उसको नष्ट कर देगी। ठीक है, वहीं पे डिटेक्ट कर देगी, 350 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट करके वहीं की वहीं उसको नष्ट कर देगी। ये है हमारा प्रोजेक्ट कुशा। फिर चलेंगे नेक्स्ट। अब है कुछ एक चीजें जो कि है तो फरवरी करंट की, लेकिन हमारे राजस्थान में ये चीज परीक्षण की गई है, इसलिए हमें जगह ध्यान रखनी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो है स्टेला 10। स्टेला 10 ये क्या है, ये है शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम, कम दूरी का डिफेंस सिस्टम है। कि शॉर्ट रेंज यानी कि 6 से 10 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई चीज हमारे पास में आ रही है उड़ती हुई तो ये स्टेला 10 से इसको हवा में मार करके गिराया जा सकता है। ये है स्टेला 10 वायु रक्षा प्रणाली। मान लो कोई ड्रोन वगैरह आ रहा है, आसपास में कोई ड्रोन आ रहा है उड़ता हुआ, उस ड्रोन को ये 6 से 10 किलोमीटर के जब आसपास की रेंज में आ जाएगा तब ये स्टेला 10 उसको मार के गिरा देगा। अब पढ़ इसको क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका परीक्षण किया गया है हमारे राजस्थान में। वो कहाँ किया गया है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया है स्टेला 10 का। तो यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि स्टेला 10 का परीक्षण हाल ही में कहां पर किया गया है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। इसकी रेंज कितनी, 6 से 10 किलोमीटर। और ये MTLB बख्तरबंद वाहन के ऊपर स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टेला 10। एक और चीज है कि एयर ड्रॉप तकनीक है, एडवांस 28 फीट हेवी ड्रॉप सिस्टम 20T, यानी कि एडवांस लेवल का है। 28 फीट ऊंची हेवी ड्रॉप सिस्टम, यानी कि भारी वस्तुओं को हवा से जमीन पर लेकर के आने के लिए, गिराने के लिए। एक तो हमने देखा था कि हवा से पानी में गिरा रहा था, तो वो तो था 5.7 टन, वो तो हवा से पानी में गिराने के लिए। ये था हवा से जमीन पर, यानी कि जमीन पर गिराएगा, रेगिस्तान में गिराएगा, कहीं भी गिराएगा, ये जमीन पर गिराने के लिए हवा से जमीन पर, वही पैराशूट के माध्यम से नीचे लेकर के आएगा। और वो कितना लेके आएगा, हेवी ड्रॉप सिस्टम। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी इसके नाम में पता लग रही है, 20T। 20T का मतलब है 20 टन। 20 टन के वजन को ये हवा से जमीन पर लाने के लिए सक्षम है। और ये टेक्नोलॉजी का नाम है एडवांस 28 फीट हेवी ड्रॉप सिस्टम, यानी कि एक ड्रॉप टेक्निक है, एयर ड्रॉप टेक्निक, हवा से जमीन पे गिराने की टेक्निक है। जो क्या कर रही है, 28 फीट ऊंचाई से हमने गिरा करके एक टेस्ट किया है, 28 फीट ऊंचाई से 20 टन वजनी सामान को ये नीचे ला सकता है और पैराशूट के माध्यम से ला सकता है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में इसका परीक्षण किया गया। ये भी है फरवरी का, लेकिन ये राजस्थान का, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जगह का नाम इंपॉर्टेंट है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया। और ये 20 टन तो इसकी कैपेसिटी है कि 20 टन वजनी ये ला सकता है, लेकिन हमने जो परीक्षण किया उस परीक्षण में टोटल 15 टन वजनी BMP आर्म्ड कैरियर का सफल एयर ड्रॉप करवाया गया। ये समझ लीजिए एक जो सेना का कोई ट्रक था, उस ट्रक को लेकर के आए हेलीकॉप्टर के माध्यम से, उसको लेके आके और रेगिस्तान में यहाँ पे जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है यहाँ पर नीचे उतारा गया, हवा में ला करके और पैराशूट के माध्यम से उसको छोड़ दिया गया। उसका वजन था कितना, 15 टन। 15 टन का मतलब 15,000 किलो। तो 15,000 किलो का ये जो आर्म्ड कैरियर सफल संचालन, इसको हवा से जमीन पर गिराया गया। ठीक है, और इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है, बनाने वाली कंपनी है ADRD आगरा और ADLC, ये दोनों इसकी मिश्रित कंपनी है। मेन चीज इसमें ये, इसका परीक्षण कहाँ किया गया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और इसका स्टेला 10 का परीक्षण कहाँ किया गया, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। स्टेला 10 मतलब जैसे आसपास कोई ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा है 6 से 10 किलोमीटर में, तो उसको मार के गिरा देगा। और ये जो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में क्या परीक्षण किया गया है कि 28 फीट ऊंचाई से हमने 15 टन वजनी BMP आर्म्ड कैरियर फोर्स को नीचे गिराया गया। ठीक है, एयर ड्रॉप किया गया, हवा से नीचे लाना। फिर है नौसेना सपोर्ट फ्लीट, DSC A23। ये क्या है, DSC का मतलब है डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट मतलब जैसे तटों के आसपास में जो आपके पास में डाइविंग सपोर्ट के लिए एक क्राफ्ट बनाए जाने, उस क्राफ्ट का एक और क्राफ्ट A23 ये लॉन्च किया गया है अभी। टोटल इसके अंदर 5 क्राफ्ट बनाए जाने हैं। ठीक है, ये DSC जो है टोटल 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट बनाए जाने, टोटल डाइविंग
डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, डीएससी की फुल फॉर्म है डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। इसमें टोटल 5 क्राफ्ट बनाए जाने हैं, जिसके अंतर्गत ये हमारे पास में 4th नंबर का है। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है A23, जो कि डीएससी A23 इसको बोलेंगे। डीएससी A23 ये है 328 यार्ड का, और ये कहां पे लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है टीटागढ़ कोलकाता में। ठीक है, जगह का नाम ध्यान रखना है कि टीटागढ़ कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया है। डेट है इसकी 19 अप्रैल 2026। ठीक है, और इसको बनाने वाली कंपनी है TNSL कोलकाता। अब ये देख लो, कोलकाता में इसको बनाया गया और कोलकाता के पास में इसको लॉन्च कर दिया गया। ज्यादा दूर ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं कहीं बना के यहीं कहीं इसको लॉन्च कर दिया गया। इसकी विशेषता क्या है? एक तो इसकी विशेषता है कि 380 टन का विस्थापन कर सकता है। दूसरी बात, इसकी आकार आकृति कैसी है? ये 30 मीटर लंबा है, और इसकी आकृति है केटामरान पतवार की जैसी। केटामरान पतवार की आकृति का ही एक आकृति होती है शिप में, तो वैसी वाली आकृति का ये है केटामरान पतवार। इस टाइप की आकृति का केटामरान हल, इस आकृति का ये बना हुआ है, और 30 मीटर लंबा है, 380 टन का विस्थापन क्षमता है। मेन बात है इसमें कि इसमें 70% उपकरण स्वदेशी है। क्या है इसमें? 70% उपकरण इसमें स्वदेशी इस्तेमाल किए गए, और हम देख रहे हैं आजकल हर प्रोजेक्ट में हमें स्वदेशी का इस्तेमाल करना ज्यादा दिख रहा है। 70% स्वदेशी उपकरण इसमें काम में लिए गए, और ये 19 अप्रैल को लॉन्च किया गया है टीटागढ़ कोलकाता से। ठीक है, 4th नंबर का ये, 5 में से 4थे नंबर का डीएससी A23। ठीक है, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। फिर एक स्वचालित ईंधन बार्ज, स्वचालित फ्यूल बार्ज। ये क्या है कि जो भी आपके मतलब बंदरगाह पर जो भी आपके शिप वगैरह खड़े हैं, उनको वहां तक ये फ्यूल पहुंचाने के लिए एक स्वचालित ईंधन बार्ज बनाया गया है। स्वचालित फ्यूल बार्ज ये समझ लीजिए पेट्रोल का टैंक है, पेट्रोल पंप पे ये खुद ही चलता हुआ आएगा। कहीं पे भी जहां पर आपके पास में बंदरगाह पे कोई भी शिप खड़ी हुई है, शिप या बंदरगाह पनडुब्बी, उनको ईंधन की सप्लाई खुद ही चलते हुए जाकर के वहां पे जाकर के ईंधन पहुंचा देगा। इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये खुद चलते हुए आएगा। तो इसके लिए स्वचालित ईंधन बार्ज के लिए एक समझौता किया गया है मेसर्स सॉफ्ट शिपयार्ड लिमिटेड ठाणे के साथ। ये नाम आपको ध्यान रखना है कि समझौता किसके साथ किया गया है? मेसर्स सॉफ्ट शिपयार्ड लिमिटेड ठाणे के साथ एक समझौता किया गया है, जो उनको टारगेट दिया गया है कि आपको 4 500T बार्ज का निर्माण करके हमें देना है। क्या देना है? 4 500T बार्ज का निर्माण करके ये जो मेसर्स सॉफ्ट शिपयार्ड लिमिटेड है ये देगी। तो यही इसमें मेन काम की चीज है कि जो स्वचालित ईंधन बार्ज का निर्माण कौन कर रही है? मेसर्स सॉफ्ट शिपयार्ड लिमिटेड। 4 ये 500T यहाँ पे बना करके देगी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब कुछ एक मिशन है, उस मिशन के अंतर्गत क्या हुआ है वही न्यूज की तरफ आपको ध्यान रखना है। एक तो मिशन है आईएनएस त्रिकंद। आईएनएस त्रिकंद ये क्या किया है? ये चलते हुए केन्या पहुंचा, और केन्या में जाकर के उसने 100 तो राइफल और 50,000 गोलियां केन्या को भेंट की। हमने केन्या में एक जहाज पहुंचा है आईएनएस त्रिकंद नाम का, और आईएनएस त्रिकंद, केन्या एक छोटा सा देश है, केन्या एक छोटा सा मतलब गरीब देश है, उसके पास जाकर के भारत ने उसको 100 राइफल और 50,000 गोलियां उसको भेंट दी है। मतलब गिफ्ट दिया है कि 100 राइफल पकड़ो और ये 50,000 गोलियां लो, इसको चलाना सीखो। ताकि ये क्यों किया गया? ये एक सागर नीति है, उसके तहत हमने क्या टारगेट लिया है कि एक सागर नीति के तहत आसपास के जो भी आपके पास देश है, उन देशों को हम इतना सशक्त बना रहे हैं कि वो देश खुद की भी मदद कर सके और हमारी मदद कर सके। इससे क्या है, जो सागर में जो समुद्री हमारा जो विस्तार है वो काफी प्रबल हो सके, और ये मतलब समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। अपनी समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस सागर नीति के तहत हमने क्या किया? केन्या को आईएनएस त्रिकंद द्वारा 100 राइफल और 50,000 गोलियां भेंट किए। तो नाम आपको ये ध्यान रखना है कि आईएनएस त्रिकंद के द्वारा ये जो गया है, आईएनएस त्रिकंद ये लेकर के गया है। दूसरी चीज है आईएनएस सुनैना, इंपॉर्टेंट है आईएनएस सुनैना। आईएनएस सुनैना ये कब रवाना हुआ? 2 अप्रैल 2026 को। कहां से रवाना हुआ? मुंबई से। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना है कि आईएनएस सुनैना एक जहाज है जो 2 अप्रैल को रवाना हुआ है, मुंबई से रवाना हुआ है। और खास बात क्या है, इस जहाज में भारत और भारत देश के साथ साथ में 16 दूसरे देशों के नौसैनिक इस नौजवान नौसेना के जवान इस पर सवार है। ये जो जहाज है इसमें भारत और भारत के साथ साथ 16 दूसरे देशों के जवान भी इसमें सवार है। उनको भेजा गया है कि आप जाओ घूम के आओ, देखो ये चीज है। 16 देशों के, आपको ध्यान रखना है कि 16 देशों के जवान इस पर सवार है, और इसका नाम है आईएनएस सुनैना। सुनैना, ठीक है, आईएनएस सुनैना। और रवाना कब हुआ है? 2 अप्रैल 2026 को मुंबई से। जगह भी ध्यान रखना है, मुंबई से सुनैना रवाना हुआ है। 16 देशों के जवान इस पर सवार है, 2 अप्रैल को ही रवाना हुए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब है प्रज्ञा, एआई सिस्टम है प्रज्ञा। क्या है? एडवांस एआई सिस्टम। भारत का एक एडवांस एआई सिस्टम है, नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा ये क्या है? ये एक आंतरिक सुरक्षा के लिए स्वदेशी एआई आधारित
सैटेलाइट इमेजिंग और डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। क्या है? स्वदेशी है, एआई आधारित है और सैटेलाइट इमेजिंग यानी कि सैटेलाइट से इमेज बनाएगा, सैटेलाइट इमेजिंग और डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, डेटा का एनालिटिक्स करेगा। ये प्लेटफॉर्म जो कि नाम क्या है इसका? प्रज्ञा। ये नाम आपको ध्यान रखना है कि प्रज्ञा एआई का सिस्टम है, प्रज्ञा एआई। अब इसका विकास कौन कर रहा है? कंपनी के नाम ध्यान रखना है आपको। एक तो डीआरडीओ की लैब है, सीएआईआर। सीएआईआर मतलब सेंट्रल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। अब देख लीजिए आप, प्रज्ञा एआई है तो एआई कौन बनाएगा? सेंट्रल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ये वाली कंपनी इसको बना रही है जो कि डीआरडीओ कंपनी है। और इसने अप्रैल 2026 में इसको बना करके गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया है। क्या कर दिया है? गृह मंत्रालय को। डीआरडीओ की जो कंपनी है सीआईआर, इसने गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया है अप्रैल 2026 में। नाम है इसका प्रज्ञा, एडवांस एआई सिस्टम नाम प्रज्ञा है। फिर एक क्वांटम क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़ रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं, नए नए कॉलेज हमारे खोले जाने हैं और नई यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, क्या ताकि हमें क्वांटम की पढ़ाई में और अधिक समझ विकसित कर सके। इसी क्रम में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण केंद्र, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण केंद्र जो कहां पर बनाया गया है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अमरावती में भी एक यूनिवर्सिटी है, एसआरएम यूनिवर्सिटी। एसआरएम यूनिवर्सिटी है जो कि मेधा टावर्स पे पास स्थित है। एसआरएम यूनिवर्सिटी में अमरावती में ये बनाया गया भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण केंद्र। इसका उद्घाटन कब किया गया? 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को ही क्यों किया? क्योंकि इस दिन होता है विश्व क्वांटम दिवस। तो विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल के दिन इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि है पहला क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे डेट भी पूछी जा सकती है कि कब है? 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल क्यों पूछ रहे? क्योंकि इस दिन है भारत का विश्व क्वांटम दिवस, विश्व क्वांटम दिवस है। इसका उद्घाटन किसने किया? वहां के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने। अब इसमें क्या है, ये किस सिस्टम पर आधारित है? ये एक तो 1S और 1Q, इस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, 1S और 1Q। और इसको किस कंपनी ने विकसित किया है? यह है क्यूबिट फोर्स और क्यूबिटेक। क्यूबिट फोर्स और क्यूबिटेक, ये दोनों कंपनियों का नाम भी आपको ध्यान रखना है कि क्यूबिट फोर्स और क्यूबिटेक कंपनियों ने इसको बनाया है, जो कि 1S और 1Q टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और ये जो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण केंद्र है, इस केंद्र का नाम क्या रखा है? नाम रखा है भारत क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी। भारत क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी, BQRF, ये इसका नाम रखा गया है, भारत क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण केंद्र। ठीक है, बस कुछ एक चीजें और है, जल्दी खत्म होने वाला है। लास्ट चीज क्या है कि एक वैक्सीन बनाई गई है क्यूडेंगा, जो डेंगू, जो मच्छर के काटने, एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने जो डेंगू रोग फैल जाता है, उसके लिए भारत की पहली वैक्सीन को मान्यता दे दी गई है। भारत में पहली वैक्सीन को मान्यता दे दी गई है और वो वैक्सीन का नाम है क्यूडेंगा। क्यूडेंगा भी इसको बोलते हैं। क्यूडेंगा के अलावा इसका एक और नाम है टाक 003, टाक 003, ये दोनों इसके नाम है। क्यूडेंगा, क्यूडेंगा के नाम से तो आप समझ जाएंगे। क्यू डेंगा, डेंगू से डेंगा, तो क्यूडेंगा, क्यूडेंगा मतलब डेंगू की वैक्सीन है, जिसको भारत की पहली डेंगू वैक्सीन के रूप में मान्यता दी है डीजीसीआई की विशेषज्ञ समिति ने। ठीक है, डीजीसीआई की विशेषज्ञ समिति ने इसको डेंगू की पहली वैक्सीन के रूप में मान्यता दी है। अब इसका निर्माण कौन कर रही है? निर्माण इसको कर रही है जापानी कंपनी, एक तो टेकेडा और एक बायोलॉजिकल ई, ये दोनों मिलकर इसका निर्माण कर रही है, टेकेडा और बायोलॉजिकल ई। क्या विशेषता है भाई? 4 से 60 वर्ष की आयु तक इसको लगाया जा सकता है। इसकी टोटल 2 खुराक दी जानी है, जो कि 3 महीने के अंदर दी जानी है। ये सभी प्रकार के डेंगू जो 1, 2, 3, 4 टाइप है, उन सबके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। और किसी के डेंगू हो गया हो चाहे नहीं हुआ हो, ये सबके लिए ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। तो ये वैक्सीन आपके पास में डेंगू की वैक्सीन बन चुकी है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है ये विज्ञान प्रौद्योगिकी में हालिया विकास पार्ट 1। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इसी का पार्ट 1 भी आपको यूट्यूब पे करवाया जा चुका है, उसके लिंक मैंने बोला आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहो तो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिंक और पीडीएफ दोनों कंप्लीट आपको मिल जाएगी। ये दोनों क्लास आपको पढ़नी है स्कूल व्याख्याता 2026 के लिए। 2026 के लिए जो आपका ये टॉपिक है, साइंस में नया जुड़ा है, साइंस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हालिया विकास, उसमें ये टॉपिक है। लेकिन ये आपका साइंस के करंट अफेयर्स के लिए भी उपयोगी है, तो ये दोनों जगह काम आएगा, आपका साइंस के टॉपिक के लिए भी और करंट अफेयर्स के अंदर भी। तो इसमें से क्वेश्चन आने की एक सर्वाधिक संभावना है। ये 2 ही क्लास मैंने करवाई है, ये 2 क्लास में से आपके क्वेश्चन 100% फंसेगा। आप देखना हर शिफ्ट में इनमें से क्वेश्चन आएंगे। 2 क्लास ही काफी, हमने न तो काफी ज्यादा मटेरियल पढ़ा है, न काफी कम मटेरियल पढ़ा है। जितना भी उपयोगी है वो सब कुछ इन दोनों क्लासों में समेटने की मैंने कोशिश की है। और साथ ही आगे आने वाले एग्जाम LDC SI वीडियो जो अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में, उनमें भी ये टॉपिक है और वहां पे भी ये उपयोगी होगा। अब इसके लिए हम एक बार वापस से इसका रिवीजन कर लेते हैं, एक शॉर्ट रिवीजन कि हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा INS अरिदमन, जो कि हमारे पास में तीसरा स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। कौन सा? 3rd नंबर का INS अरिदमन
जो कि थर्ड नंबर का है, स्वदेशी है और परमाणु के द्वारा संचालित, परमाणु ऊर्जा के द्वारा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ठीक है, इसकी क्षमता क्या क्या है वो तो आपको पता ही है, क्या क्या क्वालिटी है इसमें, काफी सारी क्वालिटीज है। चलेंगे नेक्स्ट। ये जो एडवांस तोप है धनुष, धनुष के जो ट्रायल किया गया वो था इटारसी मध्य प्रदेश में, इसका सफल ट्रायल किया गया इटारसी मध्य प्रदेश में। इसको बनाया किसने, गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर ने। इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी है 55 mm और 52 कैलिबर की, 55 mm और 52 कैलिबर की ये है धनुष तोप। फिर इसके बाद में इसकी रेंज है 40 से 42 किलोमीटर और 15 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकती है। ठीक है, फिर इसके अलावा 125 mm की एफएसए पीडीएस टैंक भेदी बम एक बनाया गया है, जो किसने बनाया, आयुध निर्माणी खामरिया की जबलपुर की। ये पहले रूस के द्वारा मैंगो प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा था। इसकी मारक क्षमता क्या है, 533 mm, और अब ये पूरी तरह से स्वदेशी रूप में बनाया जा रहा है। ठीक है, 533 mm मोटी शीट को भी ये भेज सकती है। चलेंगे नेक्स्ट। फिर एक जो मिशन मित्रा, ये क्या है, मिशन गगनयान के तहत ही हमारे पास में 4 ऐसे यात्री जिनको लेकर के गए कहाँ पे, लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में इनको 2 से 9 अप्रैल तक बढ़िया घुमाया फिराया, ऊंचाई पर इनको रखा ताकि इनके शरीर में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया, इनको उस अनुरूप बनाया गया। भाई अंतरिक्ष में भेजेंगे तुम्हें, तो तुम्हें वहां पे तुम्हारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसी का थोड़ा बहुत हिस्सा हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेह लद्दाख यानी कि इतनी ऊंचाई पे तुम्हारे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, तो शरीर और इस तरीके के जो भी उनके पास में जो डिफरेंट आए वो उसमें देखा, अध्ययन किया गया। 4 लोग कौन कौन से, शुभांशु शुक्ला, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और प्रशांत बालकृष्णन। ठीक है, फिर एक इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 02 यानी कि सेकंड नंबर का इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है, जो चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया। इसकी ऊंचाई 3 किलोमीटर की ऊंचाई से इसको हवा से समुद्र में गिराया गया। 5.7 टन का क्रू मॉड्यूल, 5.7 टन का क्रू मॉड्यूल जो हवा से गिराया गया। इस पे 10 पैराशूट लगे हुए थे जो इसकी कंट्रोल कर रहे थे, इसकी दिशा डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे थे। और ये कहां पे गिराया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पास में। ठीक है, इसका सहयोग कौन कौन कर रहा है, भारतीय नौसेना और डीआरडीओ। फिर देखेंगे हम नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज की, इससे हमने एक सेल्वो लॉन्च किया है। क्या किया है, एक सेल्वो लॉन्च किया गया। कहां पर किया गया, ओडिशा के तट, बंगाल की खाड़ी के पास में। और इसमें प्रणोदन कौन सा इस्तेमाल किया गया, सॉलिड प्रोपल्शन बूस्टर। और नेविगेशन क्या है इसमें, फाइबर ऑप्टिक्स जायरोस्कोप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सेल्वो लॉन्च कहां पर किया गया है, ओडिशा के तट, बंगाल की खाड़ी पर। और ये इसमें प्रणोदन और इसमें नेविगेशन, ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक उन्नत बख्तरबंद वाहन है, इसका अनावरण किसने किया, डॉक्टर समीर वी कामत ने। और बनाया किसने इसको, टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फोर्ज कंपनी ने इसको बनाया। फिर हम देखेंगे कुछ और ऐसी न्यूज कि एक तो 14 एफपीवी फास्ट 14 एफपीवी परियोजना है। इसके तहत 6 अप्रैल को मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने एक समारोह का आयोजन किया गया, ताकि क्या है वहां पे FPV-4 और FPV-7 के काम में और तेजी लाई जा सके। इसी हिसाब से एक तेजस का जो इंजन खराब हो जाते हैं उनकी मरम्मत है, तो एक MRO डिपो स्थापित किया गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और GE एरोस्पेस अमेरिका कंपनी, इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से स्थापित किया जा रहा है, जो वायुसेना के स्वामित्व वाला डिपो होगा। फिर हमने एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का चेक किया, वो कहाँ पे किया, सुल्तानपुर जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेस पे। और एक हमने लार्ज कैपिटेशन टनल बनाई है, लार्ज कैविटेशन टनल, वो कहाँ बनाई है, जो डीआरडीओ की शाखा है NSTL विशाखापट्टनम में, वहां पर ये बनाई गई और राजनाथ सिंह ने इसका अनावरण किया। ठीक है, ये क्या काम करेगी, जहाज और पनडुब्बियों को, जो इनके ऊपर जो अनुसंधान किए, उन्नत टेक्नोलॉजी के जहाज पनडुब्बी, इनके जो अनुसंधान किए जाने वो कहाँ किए जाएंगे, लार्ज कैविटेशन टनल में। फिर एक जो चीज है T-72 और T-92 टैंक के ऊपर लगने वाले ट्रोल, इसके लिए डीआरडीओ ने 2 कंपनियों से समझौता किया है, BEML और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स, जो कि 975 करोड़ की लागत से मतलब बनाएगी। 975 करोड़ रुपए में इसके साथ समझौता किया है, और ये एक बारूदी सुरंग को भेजने की टेक्निक होती है। फिर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन में हम काफी आगे चल रहे हैं कि हमने 8 साल में 2000 किलोमीटर बनाना, लेकिन हमने 1 साल में ही 3 साल में ही 1000 किलोमीटर बना दिया है। इसको बनाना कौन है, स्वदेशी स्टार्टअप एक कंपनी क्यून्यू, वो इसको बना करके काम को पूरा कर दिए। पूरा के मतलब काफी आगे चल कर चुके हैं। सरल एआई क्या कर रहा है, ये सरल एआई जटिल प्रौद्योगिकी और अनुसंधान कार्य को सरल भाषा में बदल रहा है। टोटल ये 18 भाषा पे काम करता है, और इसका निर्माण कौन कर रहा है, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। फिर TPEC, ये एक समिति है, समिति के नाम है प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति। इसके अध्यक्ष कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ IT के सचिव S कृष्णन। ठीक है, ये एआई पे आधारित जो संरचना है उसको एक सलाहकार समिति है, ये सलाह देगी इसके बारे में, TPEC। फिर राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, इसके अंतर्गत एक पुनर्योजी कोशिकाओं और सेंसरों के लिए केंद्र सुविधा का उद्घाटन किया गया है। इसके अंदर राजीव गांधी
जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के अंदर, ठीक है। इसका उद्घाटन किया गया है। पुनर्योजी कोशिकाओं और सेंसरों के लिए केंद्रीय सुविधा। एक संगम है, संगम क्या है, आईबीएम का भारत में, आईबीएम कंपनी का भारत में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर है जो कि बेंगलुरु में स्थापित किया गया, नाम है उसका संगम। फिर हमारे पास सिलिकॉन फोटोनिक्स, ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत डेटा का ट्रांसफर विद्युत की जगह या इलेक्ट्रॉन्स की जगह फोटोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। नाम ये सिलिकॉन फोटोनिक्स, फोटोनिक्स मतलब फोटोन के द्वारा डेटा का ट्रांसफर किया जाएगा। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये चेन्नई में 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया है, चेन्नई में 24 अप्रैल को। चलेंगे नेक्स्ट। फिर है प्रोजेक्ट कुशा, इसके अंतर्गत 3 मिसाइल डेवलप की जा रही है। इनकी रेंज है 150 किलोमीटर, M1 150, M2 250, M3 350। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, लंबी दूरी का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी कि पहले जो हमारे पास में AS400 था उससे भी अधिक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवा से ही हवा में मार करके गिरा देगा जो भी विदेशी आपके पास में पनडुब्बी मिसाइल वगैरह जो आएगी उस मिसाइल को नष्ट करने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह को नष्ट करने के लिए काम करेगा। वो है प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत ये तीनों मिसाइल है, ठीक है। मिशन सुदर्शन चक्र हमें पता है पूरे भारत में इस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। फिर है स्टेला 10, इसका परीक्षण कहाँ किया गया, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। और एडवांस 28 फीट हेवी ड्रॉप एयर ड्रॉप तकनीक जो कि 20 टन का वजन को ड्रॉप कर पाएगी, इस टेक्निक का परीक्षण कहाँ पे किया गया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। फिर इसी तरीके से डीएससी जो क्राफ्ट है वो A23 जो कि 328 यार्ड का ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, ऐसे 5 क्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, उसमें 4th नंबर का क्राफ्ट है वो लॉन्च हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्च हुआ है जो कब हुआ है, 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल को हुआ। और कहाँ पे हुआ है, टीटागढ़ कोलकाता, ये भी आपके पास में इंपॉर्टेंट है। तो टीटागढ़ कोलकाता 19 अप्रैल को ये लॉन्च हुआ है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, 19 अप्रैल और टीटागढ़ कोलकाता, ठीक है। और बाकी इसका कैटमरान पतवार, इसका आकार वगैरह जो है। फिर है स्वचालित ईंधन बार्ज, ये बनाने के लिए मेसर्स सॉफ्ट शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में हमने समझौता किया जो हमें 4 इस तरीके के शिपयार्ड बना करके ईंधन बार्ज बना के फ्यूल बार्ज बना करके देगी। INS त्रिकंद क्या है, इसने केन्या को जाकर के 100 राइफल और 50,000 गोलियां भेंट की। फिर ये है INS सुनैना, ये भी एक इंपॉर्टेंट मिशन है। इसके तहत क्या है, 16 देशों के नौसैनिक हमारे जहाज पर बैठ करके रवाना हुए। और वो कब रवाना हुए, वो रवाना हुए 2 अप्रैल 2026 को। कहां से रवाना हुए, मुंबई से। नाम है, कौन से शिप का नाम है, INS सुनैना। हमारा भारत का एडवांस AI सिस्टम जो कि प्रज्ञा बनाया किसने, DRDO की लैब ने, और उसको गृह मंत्रालय को समर्पित कर दिया गया है। और ये काम क्या करेगी, वही AI टेक्नोलॉजी से हमारी जो डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो कि सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग करेगी। फिर इसी तरीके से भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर परीक्षण केंद्र कहां पर स्थापित कर दिया गया है, अमरावती आंध्र प्रदेश में। जो कब उसका उद्घाटन किया गया, 14 अप्रैल को। ये सिस्टम 1S और 1Q पर काम करेगा। कंपनी का नाम है क्यूबिट फोर्स और क्यूबिटेक, ठीक है। नाम इसका वही है, भारत क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटीज। चलेंगे नेक्स्ट। और अंत था हमारा, अंतिम चीज थी कि डेंगू की वैक्सीन को मान्यता मिल गई है, वो है क्यूडेंगा या टॉक 003। कंपनी इसकी टेकेडा या बायोलॉजिकल ई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे अप्रैल की करंट अफेयर्स के मुख्य मुख्य फैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अप्रैल में ज्यादा फैक्ट नहीं थे, मार्च में काफी ज्यादा थे क्योंकि हमने मार्च और फरवरी की AI सिस्टम टेक्नोलॉजी भी उसमें सम्मिलित की थी। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो आप कमेंट करके बताइए। क्लास को लाइक कीजिए। आप क्लास देख रहे हैं तो अभी भी आप इसको लाइक कर सकते हैं, इसका कोई पैसा नहीं लगता। और जो भी आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके जेन्युइन रिव्यू है वो क्लास के लास्ट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेस्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।